चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना अगला टॉपिक, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। हम लोग रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप सीखेंगे। ठीक है, इसके लिए जैसे कि हम लोगों ने बात की थी, ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग देख रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत बड़ा है, बस दूर है। तो दूर वाले ऑब्जेक्ट को नजदीक लाके उसका विजुअल एंगल बड़ा करना, ये हमारा प्राइमरी एम है। मतलब यदि मेरी आंखों के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट के कारण ये जो विजुअल एंगल बन रहा है, इतना बन रहा है, अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं नजदीक लेकर के आ जाऊं, नजदीक लेकर के आ जाऊंगा तो मेरा विजुअल एंगल बड़ा हो जाएगा, जिससे मुझे ये चीज क्लियरली दिखने लग जाएगी। ये प्राइमरी हमारा एम है। तो इसको हम कैसे अचीव करेंगे ये मैं बताता हूं, और एट द सेम टाइम हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसको अचीव करते वक्त हमें किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो मैं जो है स्टार्ट करता हूं। इसका पहले रे डायग्राम जो है हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं। ये मैंने बनाई प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम एक लेंस बनाएंगे। बहुत बड़ा सा लेंस होता है, काफी बड़ा लेंस, बहुत बड़ा लेंस होता है। इस बड़े से लेंस को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। इसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, या केवल ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस की खासियत, ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है उसकी खासियत पहली कि इसका एपर्चर साइज बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़े साइज का एपर्चर होना चाहिए। ज्यादा एपर्चर साइज क्यों चाहिए ये भी डिस्कस करते हैं। इसका जो है लार्ज एपर्चर होना चाहिए। अब यदि आपको एपर्चर साइज बड़ा चाहिए तो फोकल लेंथ भी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको बड़ी फोकल लेंथ का लेंस चाहिए, बड़ी फोकल लेंथ का लेंस चाहिए, एपर्चर साइज बड़ा होना चाहिए, रेडियस बड़ा, फोकल लेंथ बड़ा, बड़ा एपर्चर, रेडियस छोटा, फोकल लेंथ छोटा, और एपर्चर भी छोटा। यदि मुझे बड़े एपर्चर साइज चाहिए, इसका मतलब लार्ज फोकल लेंथ चाहिए। लार्ज फोकल लेंथ अगर चाहिए तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि ऐसा लेंस जो कि ऑब्जेक्ट के नजदीक ऐसे सामने रखा हुआ है, अगर इसका साइज ज्यादा होगा तो ज्यादा लाइट गैदरिंग एबिलिटी होगी इसके अंदर में। इसके अंदर होगी मोर लाइट गैदरिंग एबिलिटी। ज्यादा लाइट गैदर करेगा, ज्यादा से, अगर छोटा सा एपर्चर होगा तो कम लाइट गैदर करेगा, बड़ा साइज होगा तो ज्यादा लाइट गैदर करेगा। जितना ज्यादा लाइट गैदर करेगा उतनी ज्यादा क्लैरिटी हमें इमेज की भी मिलेगी। मोर इमेज क्लैरिटी, फॉर मोर इमेज क्लैरिटी। ठीक है, और इसका बड़ा साइज होना ही इसका डिफेक्ट हो जाता है कभी कभी। चलिए वो तो हम डिस्कस करेंगे। अब मान लीजिए ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हमने ऐसे किसी स्टार को देखने के लिए इस्तेमाल किया। तो जब हम लोगों ने ऐसे इस्तेमाल किया तो मान लीजिए उस स्टार से जो भी लाइट्स आ रही हैं वो हमारे टेलीस्कोप से पास होंगी। कुछ ऐसे मैं पैरेलल लाइट रेज बना रहा हूं क्योंकि बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग ये मानकर चलेंगे कि सारी लाइट रेज जो है वहां से पैरेलल आ रही है। अब हम लोग ये मान लें
कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका ऑप्टिकल सेंटर ये O1 और उसका फोकस मान लीजिए ये हमारे पास में F1 और इस तरफ भी फोकस होगा F1। ठीक है, तो इमेज जो फॉर्म होगी इसके कारण जो इमेज फॉर्म होगी वो इमेज फॉर्म होगी इसके फोकल प्लेन के ऊपर। इसके फोकल प्लेन के ऊपर मतलब एक ऐसा प्लेन जो फोकस से पास हो रहा होगा उसे हम फोकल प्लेन कहते हैं। मतलब ये पॉइंट फोकस है और उसके ऊपर आने वाला प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसे हम फोकल प्लेन कहते हैं। तो एक ऐसा प्लेन जो फोकस के ऊपर होगा और प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा उसे हम फोकल प्लेन कहेंगे। वहां पे इसकी इमेज का फॉर्मेशन होगा फोकल प्लेन के ऊपर कुछ इस तरीके से और बाकी जो रेज है रिफ्रैक्ट होकर के वो यहीं पे आकर के मिलेंगी, हम ऐसा मानेंगे। तो अब ये जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रही थी लाइट रेस, वो इसके फोकल प्लेन पे आकर के इमेज बन गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ वो किसी दूसरे लेंस के हम लोगों ने फोकस के अंदर डाल दिया कुछ इस तरीके से। ये मैंने दूसरा लेंस लिया और दूसरे लेंस का जो फोकस है उसको हम बोल रहे हैं F2। ये सेकंड मेरा है ऑप्टिकल सेंटर, जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस ये F2। ये वाला जो लेंस कहलाता है इसे आईपीस लेंस कहते हैं हम लोग। ये कहलाता है आईपीस लेंस, ये कहलाता है आईपीस लेंस क्योंकि वो आंखों के नजदीक होता है। अब जो भी लाइट, क्योंकि हमने जो इससे पहले वाले लेंस से जो इमेज का फॉर्मेशन किया है वो इमेज दूसरे वाले लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच अंदर है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है, जिसके कारण क्या होगा, दूसरे वाले लेंस के कारण जो इमेज का फॉर्मेशन होगा। मैं ग्रीन कलर के पेन से बना लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। पहली लाइट रे गई है जो कि फोकस से पास हो जाएगी कुछ ऐसे, और दूसरी लाइट जो है वो कुछ इस तरीके से जाएगी जो कि ऑप्टिकल सेंटर से सीधी सीधी निकल जाएगी। अब ये दो लाइट रेस कभी मिलने वाली है नहीं और हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये लाइट रेस कहीं तो भी तो पीछे मिलती हुई प्रतीत होंगी। यहां पे हमारा फाइनल इमेज बनेगा, यहां पे हमारी फाइनल इमेज बनेगी। ओके, ऑब्जेक्ट हमारा बहुत दूर है उसके कारण इमेज बनाया हमने पहले फोकल प्लेन पे, फिर इससे ये जो इमेज है इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट के समान काम कर रहा है और इससे हमने एक वर्चुअल इमेज बनाई और वो इमेज फाइनल इमेज हमारी मिलेगी यहां पे, जिसको मैं बोल देता हूं A', B', और इसका नाम दे देते हैं A', B', और इसका नाम दे देते हैं हम लोग, जो ऑब्जेक्ट है वो तो AB है। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया ये है कुछ इस तरीके से। मैंने रेड कलर की जो लाइट रेज बनाई है वो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है और जो ग्रीन कलर की लाइट रेज बनाई है वो आईपीस लेंस के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मैंने बता दिया लार्ज एपर्चर होना चाहिए और फोकल लेंथ इसका बड़ा होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट गैदर करे और क्लैरिटी बढ़े। ठीक है, और आईपीस का जो फोकल लेंथ है वो कम होना चाहिए। जो हमारा आईपीस लेंस है, आईपीस लेंस जो है इसका फोकल लेंथ FE वो लेस होना चाहिए
ताकि हम लोगों को जो पावर मिले वो ज्यादा मिले, ज्यादा बड़ी इमेज हम लोग को देखने को मिलनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए जी, ये तो हो गया इसका बेसिक रे डायग्राम। अब हम लोग जो है इसका डेरिवेशन करेंगे कि इसके अंदर में मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर हमें कितनी मिलती है। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहां पे ये वाले फिगर में ये जो एंगल है हमारा, इसको मान लेता हूं अल्फा। अगर ये अल्फा है, ऑब्जेक्ट के साथ में जो भी एंगल है दैट एंगल इज अल्फा। ठीक है, विजुअल एंगल जो ऑब्जेक्ट के साथ में बना रहा है, तो ये भी होगा अल्फा। ठीक है, और जो फाइनल इमेज के साथ में एंगल बन रहा है दिस इज बीटा। ये एंगल जो है ये हमारा बन रहा है बीटा। तो इसके अंदर में जो मैग्निफिकेशन हम लोगों को मिलेगी वो मैग्निफिकेशन जो है, मैग्निफिकेशन हम लोग को मिलेगी मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू इमेज का जो एंगल है डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब दिस इज बीटा अपॉन अल्फा। मैग्निफिकेशन इज विजुअल एंगल ऑफ इमेज अपॉन विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम लिख देते हैं विजुअल एंगल ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, इनका जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन। तो विजुअल एंगल ऑफ इमेज है हमारे पास बीटा, दिस इज बीटा, और विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो है हमारे पास अल्फा। क्योंकि ये एंगल्स बहुत छोटे छोटे बनेंगे, ये एंगल्स बहुत छोटे छोटे बनेंगे, तो इनको हम लोग टैन बीटा या टैन अल्फा भी लिख सकते हैं। इसको टैन बीटा या टैन अल्फा भी लिख सकते हैं, क्योंकि सिंस व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0 टैन थीटा अप्रोचेस टू थीटा, तो हम लोग बीटा और अल्फा को टैन बीटा और टैन अल्फा भी लिख सकते हैं। अगर मैं ये ट्राइंगल देखूं, ये वाला ट्राइंगल, तो टैन अल्फा कितना आएगा? टैन अल्फा आएगा मेरे पास, टैन अल्फा आएगा परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन बेस O1 F1, O1 F1। और टैन बीटा अगर ये वाला ट्राइंगल ले, ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में टैन बीटा कितना का? परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन बेस O2 F1, O2 F1। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा ये हमें मिलेगा ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय O2 F1 इंटू O1 F1 अपॉन ए डैश बी डैश। यहां पे ए डैश बी डैश आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे। यहां पे अपने पास आ गया O1 F1 अपॉन O2 F2। ठीक है, अब ये जो F1 F2 के जो बीच की दूरी है ये बहुत कम होती है। ये F1 F2 के जो बीच की दूरी है ये बहुत कम होती है, नेग्लिजिबली स्मॉल होती है, ये बहुत कम होती है। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोगों को इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब मोस्ट स्ट्रेन्ड आई से लेकर के इंफिनिटी, मतलब मोस्ट रिलैक्स्ड आईज के बीच में चाहिए। अगर आप अपनी आईज को रिलैक्स रखना चाहते हो तो F1 को F2 के ऊपर ओवरलैप कर दो। अगर F1 F2 के बीच की दूरी अगर मैं 0 मान लेता हूं, अगर हम लोग कंसीडर कर लें, अगर हम लोग कंसीडर कर लें कि F1 F2 के बीच की जो दूरी है 0 है फॉर रिलैक्स्ड आइज, अगर रिलैक्स्ड आइज के लिए F1 F2 के बीच की दूरी 0 के बराबर है, तो ऐसी सिचुएशन में मैग्निफिकेशन मिलेगा हम लोगों को O1 F1 डिवाइडेड बाय O2 F2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस केस में O2 F1 को O2 F2 लिखा जा सकता है, क्योंकि इनके बीच की दूरी हम लोग 0 मान चुके हैं। तो O1 F1 क्या है? O1 F1
ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है, दैट इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और O2 F2 है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस। तो मैग्निफिकेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला बन गया FO अपॉन FP। दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर रिलैक्स्ड आइज। ये रिलैक्स्ड आइज के लिए ये हम लोगों के पास फॉर्मूला जाता है FO अपॉन FE। गॉट द पॉइंट? तो इसका डेरिवेशन कंपैरेटिवली बहुत इजी है, बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हम लोग कहां कहां पे कैसी कैसी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे यहां से लेकर के ये जो दूरी है इसको हम लोग बोल रहे हैं फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है इसे बोल रहे हैं फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। बाकी तो फिगर एकदम इजी है, डेरिवेशन भी बहुत आसान है। अब इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को हम लोग टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर में हमें जो वहां से जो ऑब्जेक्ट की, जैसे आप मून देख रहे हो तो मून तो उल्टा दिखने वाला है, मगर यही चीज अगर जमीनी चीज देखोगे आप, अगर आपको जमीनी चीजें देखनी है तो उसके लिए तो आपको ऑब्जेक्ट जैसा सीधा है, इमेज भी सीधा चाहिए। तो हाउ टू कन्वर्ट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप टू टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, यहां पे मैं बता देता हूं हाउ टू कन्वर्ट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप टू टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका बड़ा आसान सा तरीका है। हम लोग क्या करेंगे, इन दो लेंसेज के बीच में एक लेंस और डाल देंगे, वो इंटरमीडिएटरी लेंस होता है। हम लोग ये जो पहला लेंस होता है, पहले लेंस से जो हम लोगों की जो इमेज की फॉर्मेशन हुई फोकल लेंथ के ऊपर, ये जो इमेज की फॉर्मेशन हुई फोकल लेंथ के ऊपर, इसके बाद में हम लोग एक लेंस और इंट्रोड्यूस कर देंगे। वो कुछ लेंस इस तरीके का होगा कि जो पहले लेंस के कारण जो इमेज बनी है उसी इमेज को वो सीधा कर देगा। दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्टिंग लेंस। इन्वर्टिंग लेंस होता है ये, जो क्या करेगा, आपके ये जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, ये जो उल्टा इमेज है वो सीधा कर देगा। और फिर जो तीसरा लेंस है, तीसरा लेंस क्या करेगा, उसको मैग्नीफाई करेगा कुछ इस तरीके से। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में कन्वर्ट करने के लिए यही अरेंजमेंट रखा। बस इस इमेज को आपको सीधा करना है, जो इंटरमीडिएटरी लेंस करेगा, और फिर उसके बाद तीसरा आई पीस लेंस सीधा वैसे ही होगा जैसे ये अभी हम लोग के ने इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ा वैसा। मगर इसके अंदर में दिक्कत एक ये हो जाती है कि जब हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में कन्वर्ट करते हैं तो लेंथ ऑफ ट्यूब बहुत बड़ी हो जाती है। इसमें क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्यूब मतलब दोनों लेंसेस के बीच की दूरी। यहां पे जो लेंथ ऑफ ट्यूब होती है, यहां पे जो लेंथ ऑफ ट्यूब होती है वो हम लोग कहते हैं L इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ये इस केस में लेंथ ऑफ ट्यूब जो है वो ह्यूज हो जाता है, बहुत बड़ी हो जाती है। मतलब टेलीस्कोप काफी लंबा सा पाइप होता है, ठीक है। ऑलरेडी टेलीस्कोप की लेंथ बहुत होती है, यदि आपने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में कन्वर्ट कर दिया तो आपने दो लेंस के बीच में एक तीसरा लेंस और डाल दिया, जिसके कारण लेंथ ऑफ ट्यूब जो पहले इतनी थी अब वो लेंथ ऑफ ट्यूब इतनी हो जाएगी। तो जिसके कारण बहुत लंबे लंबे टेलीस्कोप होते हैं। एक हबल्स टेलीस्कोप है जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है स्पेसशिप में, वहां पे उसकी लेंथ भी अच्छी खासी मीटरों में 100-200 मीटर के टेलीस्कोप्स होते हैं, काफी लेंदी बड़े बड़े टेलीस्कोप्स होते हैं, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में जब कन्वर्ट करेंगे तो लेंथ ऑफ ट्यूब बहुत लंबी मिलेगी। और चूंकि यहाँ पे 3 लेंसेस आप इस्तेमाल कर रहे हो, एक लेंस, दूसरा लेंस, तीसरा लेंस,
तो इसकी इमेज भी काफी ब्लर्ड आती है। इसके अंदर में जो इमेज जो आती है वो काफी ब्लर्ड आती है, क्योंकि तीन लेंसेज जो है वो इमेज को थोड़ा सा ब्लर्ड कर देते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा ऑप्टिकल फिनोमिनन्स होंगे लाइट की क्लैरिटी उतनी ज्यादा कम हो जाती है। तो इसके अंदर में ये जो है ब्लर्ड भी बनता है और लेंथ ऑफ ट्यूब भी अपने को बहुत लंबी मिलती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जब हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में कन्वर्ट करते हैं, तो ये दिक्कतें आती हैं। हाँ, मगर छोटे मोटे रेंज के लिए, जैसे अगर आप किसी गन के ऊपर टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप लगा रहे हैं तो उसके अंदर में जो होता है वो लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, हार्डली आधे से 1 मीटर के बीच में वो टेलीस्कोप बन जाता है, मगर उसकी रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होती है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 किलोमीटर तक की रेंज उसकी होती है। उससे ज़्यादा चाहिए तो फिर आपको टेलीस्कोप की साइज भी बड़ी करनी पड़ेगी। गॉट द पॉइंट? तो चलिए जी, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो गया।